हेलो बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम के डेट्स बहुत नजदीक आ रहे हैं। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए सेंटर ऑफ मास का सीरीज लेके आ गया हूं। और आज हम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज फाइंड करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये चैप्टर आने वाले रोटेशन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्चुअल वे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं टू बैलेंस द बॉडीज। जब आप साइकिल चलाते हैं तो खासकर बच्चे या लड़कियां, लड़के लड़कियां दोनों रिलेट कर सकते हैं कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते वक्त में अगर साइकिल के पेंडल पे खड़ा होकर साइकिल चला रहे हैं, अगर साइकिल को एक तरफ झुकाते हैं तो अपने बॉडी को राइट साइड ले जाते हैं तो बैलेंस। आपने टीवी शोज में डांस अगर देखा होगा तो अगर दो आदमी मिलके या दो पर्सन मिलके डांस कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए एक लेफ्ट जाता है तो एक राइट जाता है। सो अगर एक दूसरे के बॉडी के ऊपर कनेक्टेड है या खड़ा है तो यू कैन सी बैलेंस करने के लिए एक बॉडी लेफ्ट जाता है तो दूसरा राइट जाता है। हाउ वाई टू मेंटेन द सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास आखिर होता क्या है, कि बॉडी का किधर होता है, कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, ये चीजें हम सीखेंगे। और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ फिजिक्स में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिजिक्स में सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो बहुत सारे मशीन्स एक दूसरे से कनेक्ट होके काम करते हैं। तो बहुत सारे मशीन्स का मास और साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनको छोटी मास मान के, उनको एक पॉइंट मास मान के काम किया जाता है। तो फॉर दैट द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर का बेसिक समय पता होना चाहिए, सो दैट जो बच्चे आगे फिजिक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं या हायर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उनका कंसेप्ट बेटर हो सके। तो हालांकि हमारा सिलेबस फॉर इट इज फॉर नीट, तो नीट में इसे जितना पढ़ना है उतना हम लोग अच्छे से करेंगे एंड देन हम लोग आगे देखते हैं कि इस चैप्टर का एप्लीकेशन डिफरेंट चैप्टर में कैसे आएगा, सो दैट वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट इन द कमिंग चैप्टर्स। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या दिया हुआ है, आराम से हम बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए हाइपोथेटिकल पॉइंट। रियल पॉइंट नहीं होता है, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है जहां पे वेयर द मास ऑफ होल सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। द मास ऑफ होल सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहां माना जाता है कि बॉडी का सारा मास वहीं कंसेंट्रेटेड है। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में हम लोग, अगर हम लोग हैं तो हमारा मास कहाँ मान सकते हैं सबसे ज्यादा, सारा मास कहाँ कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं एक जगह, सो दैट इट कैन रिप्रेजेंट वेल आवर द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो वो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो नेवल पे होता है, नाभि के पास होता है। तो उसी तरीके से ध्यान दीजिए इसमें, center of mass is a point where we can concentrate the whole mass of the body, and it behaves in a similar manner as a point object behaves under the same circumstances. The point in a system at which the whole mass of a system may be assumed to be concentrated for all the translational effects of the system is called center of mass. तो ऐसा पॉइंट, हाइपोथेटिकल पॉइंट, जहां हम टोटल मास ऑफ द बॉडी सपोज कर सकते हैं कंसेंट्रेटेड होगा। तो थ्योरी या डेफिनेशन तो हम जान गए, समझ में आ रहा है थोड़ी थोड़ी बात। तो उसी तरीके से आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या क्या खासियत होती है आप ध्यान दोगे। फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज जिनकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, अगर हम शुरू से लेके अंत तक अगर बॉडी कवर करें तो उसकी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ज्यादा मास, बाद में कम, फिर ज्यादा, फिर कम, कम 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 कम, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है बॉडी, बट ऐसी बॉडीज की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, इट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ सिमेट्री और ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो जो भी सिमेट्रिकल बॉडीज हैं उनकी सेंटर ऑफ मास कहां होगी सर, तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहीं होगा जहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कर रही होगी। सिमेट्री चैप्टर आपने 9th 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा लाइन है जो हमारे बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इट कैन एक्ट एज अ मिरर इन द बिटवीन, मिरर के जैसा बिहेव करता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमारा अगर आप पहला बॉडी देखोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे है, जहां ज्योमेट्रिकल सेंटर भी दिख रहा है। दूसरा अगर देखोगे तो ओवल शेप्ड है, अंडाकार है ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। ये हमारा स्फीयर टाइप दिख रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी देखो बीच में।
अगर आप डिफरेंट बॉडीज को देख सकते हैं तो सेंटर ऑफ मास बीच में दिख रहा है. For a given shape, it depends upon the distribution of mass within the body and it is closer to the massive part. अब अगर सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम में दो तीन मास है या मास का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े अलग तरीके से जहां यूनिफॉर्म नहीं है, तो ज्यादातर सेंटर ऑफ मास किसके तरफ शिफ्टेड होता है? भारी ऑब्जेक्ट के तरफ या भारी मास के तरफ, हेवियर मास के तरफ. तो ध्यान दो, एक बड़ी सी बॉडी है, एक छोटी सी बॉडी है. अगर इन दोनों को मैं सिस्टम मानूं तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में ना लाई करके साइड में लाई कर रहा है, क्योंकि इधर का मास हैवी है. तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टू द हेवियर पार्ट, अगर हेवियर पार्ट की तरफ चला जाता है. जस्ट लेट मी स्विच ऑन माई एसी. Okay, so now there may or may not be any mass present physically at the center of the mass and it may be well within outside the body. कभी कभी ऐसा हो सकता है, प्रॉपर्टीज में ये बताया गया है कि सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर ही लाई करे, हाँ या ना, बॉडी से बाहर भी हो सकता है. जैसे ये देखिए, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बीच में है, बॉडी के अंदर है. बट यहाँ देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड्स है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है. क्या ये वेल विद इन द बॉडी है? नहीं. क्या इस बॉडी के विद इन है? ये अगर रिंग मान ले हम, रिंग के, तो रिंग के बीच में, बट देयर द मास ऑफ द बॉडी इज नॉट देयर. तो ये हवा में एक तरह से मान सकते हैं कि हवा में है. हाँ, हो सकता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कैन बी आउटसाइड द बॉडी? यस, इट कैन बी. ऐसा हो सकता है. और शायद आपका अगला क्वेश्चन भी वही है. ये पहला क्वेश्चन वही है. देखिए यहाँ पे क्या बोर्ड है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी. द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. समटाइम्स इट कैन लाई आउटसाइड एज वेल. हमने अभी देखा, कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है. मैं ज्यादातर सेंटर ऑफ मास को ग्रीन पेन से ही दिखाऊंगा, ग्रीन पेन से आपको डिनोट करूंगा. द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. यस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे तो लाई करता है. इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे तो पास लाई करेगा ही करेगा. अगर इवन इफ दिस इज सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, अगर इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो हम कह सकते हैं इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ऐसा एक्सिस जिसमें इसका मिरर बन सके. तो देखो, इसकी इमेज इधर बनेगी तो काइंड ऑफ ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. अभी भी सेंटर ऑफ मास किस पे लाई कर रहा है? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है. सो ऑलवेज अगर ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो ऐसा लाइन जो हमारे बॉडीज को दो इक्वल पार्ट में बांट दे और वो एक्सिस हमारे लिए मिरर का काम करे इन द बॉडी. तो आप देख सकते हो ये मिरर का काम कर रहा है और सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई कर रहा है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अब आता है हमारा चैप्टर का मींस ऐसा पार्ट जहां से न्यूमेरिकल शुरू होती है. दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम. सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम. सर ये क्या इतना बड़ा लिखा हुआ है? ये तो बहुत ही अजीब गंदा सा लग रहा है. तो ज्यादा गंदा ये है नहीं जितना दिखने में लग रहा है. बहुत ही आसान है. बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं. ये अभी क्या है? डिस्क्रीट मास सिस्टम. सबसे बड़ा टॉपिक का इंपॉर्टेंस देखिए. व्हाट इज डिस्क्रीट मास सिस्टम? डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है सर? तो डिस्क्रीट मास सिस्टम ऐसा सिस्टम ऑफ मासेस है जिसमें हम अपने नेकेड आई से हम मासेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बॉडी यहां है, ये बॉडी यहां है, ये बॉडी यहां है. तो हम अपने नेकेड आई से आराम से बॉडी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितनी बॉडीज हमारे सिस्टम में है और वो कहां कहां और वो कैसे है. तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे M1 है, M2 है, M3 है और बहुत सारे बॉडीज होते होते कितना Mn तक है. कितने तक है? Mn तक. अगर मैं इन सारे बॉडीज इस सिस्टम एक सिस्टम मानूं जिसमें M1, M2, M3, M4 से लेके Mn तक है, तब हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कहां एग्जिस्ट करेगा विथ रेफरेंस टू दिस एक्सिस सिस्टम? जब M1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, M2 का R2 होगा, M3 का R3 होगा, ऐसे होते होते Mn का Rn तक. तो अगर मेरा बॉडीज में मेरे सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट मासेस हो और उनकी पोजीशन वेक्टर दी हुई हो, बातें समझ में आ रही है? उनकी पोजीशन वेक्टर अगर दी हुई हो तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट. तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई कर रहा है और उसकी पोजीशन वेक्टर को जनरली हम दिखा किससे रहे? RCOM से, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो इसकी एक सिंपल सी फॉर्मूला बनती है जो मैं आपको बता देता हूं.
अगर आपके एक सिस्टम है जिसमें आपका बहुत सारे मासेस हैं, बहुत सारे मासेस को 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 n तक है। मान लीजिए ये m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, m5 है, डॉट 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 mn है। हाँ या ना? तो उसकी पोजीशन वेक्टर आपको किससे दी हुई है? पोजीशन वेक्टर सब मासेस की पोजीशन वेक्टर होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल होगी। तो ये R1 है, ओ R1, R2, R3, R4, R5 और Rn तक। तो सर इन सब की एक सेंटर ऑफ मास तो होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, वो कैलकुलेट करेंगे, बट सेंटर ऑफ मास मान लेते यहाँ पे है। इसकी क्या होनी चाहिए? एक Rn नहीं होनी चाहिए? R सेंटर ऑफ मास और ये सेंटर ऑफ मास है आपका। तो अगर सेंटर ऑफ मास है इसमें तो उसका पोजीशन वेक्टर Rn होगा और उसकी फॉर्मूला एक बनती है जहां से आपको समझना है और याद रखना है दैट R सेंटर position vector of center of mass is nothing but m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector plus dot 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 mn rn vector। हाँ या ना? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चा बोलिए? सर r1 वेक्टर, सॉरी, डिवाइडेड बाई मास 1 प्लस मास 2 प्लस डॉट 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 mn तक। ये फॉर्मूला आपका पोजीशन वेक्टर के लिए बनता है और इसी तरीके से एक और भी 3 फॉर्मूला बनेंगे जो बहुत मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लग रहा है बट ये जब आप यूज करिएगा तो बहुत इजी है। अगर मेरा पोजीशन वेक्टर होगा बॉडी का तो आर वेक्टर में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो उसी तरीके से सेंटर ऑफ मास का भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट आएगा। तो उसकी भी फॉर्मूला हमें जाननी होती है और वो यहाँ नीचे तीनों दिया हुआ है, तो वो मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सको, आपको वहां रीड करने की जरूरत न पड़े। ध्यान देखिएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास यानी पोजीशन वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप होता है अगर आपको वेक्टर की समझ है तो। उसी तरीके से एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए। वो कैसे निकालेंगे हम लोग बोलिए? तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज व्हाट? टेल मी सर। m1 x1 प्लस, बोलो बच्चा, m2 x2 m3 x3 नाइस से लेके कहां तक होगा बताइए? कहां तक होगी? डॉट 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 एम एन एक्स एन डिवाइडेड बाई, फिर वही चीज है, डिवाइडेड बाई मासेस से डिवाइड कर दीजिए। m1 प्लस m2 प्लस m3। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें जैसे ही मैं फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता हूं या टीचर स्टार्ट करता है, बच्चा अपने आप समझ जाता है नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा और वो अपने आप लिख सकता है वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट आराम से। ये पहला ऐसा टॉपिक है तुरंत बच्चा अपना अगला फॉर्मूला समझ जाता है और वो खुद से भी लिख सकता है। दैट इज व्हाट? वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इट इज नॉट ए वेक्टर कोऑर्डिनेट, इट इज ए पोजीशन। वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट, ये सब एक पॉइंट होगा। बोलिए सर। m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? वाई कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरीके से क्या जेड कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जेड COM, आप ही बोलो सर। m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 या n नहीं, n प्लस डॉट 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 mn zn डिवाइडेड बाई सारे का मासेस m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। आसानी से हम लोग यहां लिख सकते हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम हमने लिख दिया है। और ये याद रखना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ये याद रखना
कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप ये फॉर्मूला बनते जा रहे हैं। एक अगर हमें समझ में आ गया, वी कैन रिलेट एंड फाइंड आउट द नेक्स्ट वन। तो इसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपका कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। तो वो देखेंगे। पहले चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे आता है तो RCOM हमारा 0 हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। जब ओरिजिन पे है तो क्या दूरी, क्या पोजीशन वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? सारे समेशन ऑफ M1 R1 M2 R2 M3 R3 को समेशन मैथमेटिक्स में सिग्मा यूज करते हैं क्योंकि सारे समेशन है। तो MIRI जहां पे I की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द मासेस M1 M2 M3 M4। तो समेशन ऑफ MI लिख सकते हैं, जहां पे यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है I की वैल्यू 1 से लेके I की वैल्यू n तक। ये प्रॉपर लिखने का तरीका है समेशन को। M1 R1 M2 R3 M3। अब अगर ये समेशन 0 के बराबर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ ऑल द मासेस शुड गो एंड मल्टीप्लाई विद 0, तो 0 हो जाएगा। यानी M1 R1 वेक्टर सारे वेक्टर सम ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0 वेक्टर। कब? जब सेंटर ऑफ मास पे हमारा जब सेंटर ऑफ मास हमारा ओरिजिन पे लाई करेगा तब। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल में बना के। अगर पता, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से मल्टीप्लाई करके सारे समेशंस ऑफ द न्यूमरेटर शुड कम एज 0 वेक्टर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ भी गया। पहला क्वेश्चन आ गया, इसको करेंगे तभी आपको आइडिया होगा कि हाँ क्या समझना चाह रहे हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर ऐसा सिस्टम हमारा दिया हुआ है तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। आई होप पहले आप फॉर्मूला देख चुके होंगे और अच्छे से लिख चुके होंगे कॉपी में। तो चलिए इसको करके दिखाता हूं। पहला न्यूमेरिकल है, प्लीज सीखिए पहले, उसके बाद आप खुद से करिएगा। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर तीन मास सिस्टम है। एक पिंक डॉट पिंक डॉट पिंक डॉट 1 kg 2 kg 3 kg का सिस्टम है हमारा। डिस्क्रीट है, अलग अलग है। डिस्क्रीट मतलब नेकेड आई से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर सबका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सब दिया हुआ है। तो सर इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? बोलो M1 X1। फॉर्मूला को लिखिए। शुरुआत में जब भी कोई फॉर्मूला आप सीखते हैं उसको लिखिए, तभी आपके वो मसल मेमोरी में या आपके ब्रेन में वो जाके बैठेगा। तो आपको लिखने की जरूरत है। M2 X2, फिर यहाँ पे वेक्टर मत लिखो, XCOM XCOM प्लस M3। 3 मासेस का सिस्टम है। M3 X3 डिवाइडेड बाय, बोलो M1 प्लस M2 प्लस M3। सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास 1 कितना है? 1 kg इनटू उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस मास 2 kg इनटू उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? बोलो 2 प्लस मास कितना है? 3 kg, उसका पोजीशन वेक्टर है 0 डिवाइडेड बाय सर 1 प्लस 2 प्लस 3। क्या आ जाएगा बोलिए सर? 2 2 जा 4, 4/6, 2/3 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सर उसी तरीके से अगर मैं y सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो M1, मैं बार में शुरू में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद होना, आपकी भी हैबिट बन सके। M1 M2 Y2 मेरे को तो याद है, आपको याद करने की जरूरत है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ये लिख रहा हूं। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आप भी नहीं लिखोगे। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू राइट इन द बिगिनिंग so that you will be able to relate the things and the formula be will be for long period of time in your mind। चलिए तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बोलिए? मास 1 1, उसकी कोऑर्डिनेट भी 0 है, प्लस मास 2 2, उसकी कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस 3 kg का कोऑर्डिनेट 3 है, डिवाइडेड बाय 6, तो इट इज 9/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। वो भी अगर 2/3 है, ये भी 2/3 है। आई थिंक नो 3/2 है ना, सॉरी ये 2/3 नहीं 3/2 है। 3/2, yeah, 3 3 is 9, 3 2 is 6 and 2/3। so our coordinate is coming what? Our center of mass coordinate ये 2 है तो 2 यूनिट्स पहला x coordinate कितना है सर? इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट? ऑलमोस्ट लाइक 0.66, 1 से भी छोटा। तो 2 इतना है तो उसका आधा हो जाएगा ये, उससे भी कम, आधा से यहाँ पे। और y कोऑर्डिनेट कितना है सर? 1.5 टाइम्स, तो 3 1.5 टाइम्स। अगर मैं ये 1 मान लू, अगर मैं ये 2 मान लू और ये 3 है और ये 1 है,
तो यहाँ 0.6 और 1.5 कहीं यहाँ आएगा अपना सेंटर ऑफ मास। ये ग्रीन वाली डॉट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अ काइंड ऑफ आइडिया आपको मिल रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, so this is our second question. Now once you have learned the thing, please pause the video and try it by yourself. आप जब खुद से प्रयास करोगे तभी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर यहाँ पे भी 1 kg है, 2 kg है एंड 3 kg है। सर डॉटेड लाइंस क्या दिखा रहा है? जस्ट इट इज शोइंग दैट अ ट्रायंगल इज देयर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स एंड ये इंटरमीडिएट लाइन है, ट्रायंगुलर पोजीशन पे जो वर्टिसेस है वहां मासेस रखे हुए हैं। तो इन डॉट्स का कोई मास नहीं है, बस 3 बॉल्स एट द ट्रायंगुलर वर्टिसेस पे लगा रखा हुआ है। आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। तो इसका क्या पहले हो जाएगा बोलिए? सर XCOM। अब हम लोग M1 X1 नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है या प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। 1 इंटू 0 0 या लिख दे 1 इंटू, तो लिख ही सकते हैं 1 इंटू 0 प्लस सर मास 2 इंटू ए, 2 इंटू ए प्लस सर मास 3 इंटू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई हाउ मच मास? सर 1 प्लस 2 प्लस 3। सो इट बॉइल्स डाउन टू हाउ मच? सर 2a प्लस 3a बाई 2। तो 4a प्लस 3a 7a बाई 2, 7a बाई 2 डिवाइडेड बाई, am I right? Yeah, 3.5. Yeah, I'm right. 3 is something 1.5, 3.5. Yeah, 3 plus 2 is 5 plus 6. This is 6. So it becomes how much, बच्चा? बोलो सर 7a by 12. Now YCOM कितना हो जाएगा बच्चा, बोलो मेरे? सर फिर से 1 kg इंटू 0 y कोऑर्डिनेट प्लस सर 2 kg इंटू y कोऑर्डिनेट कितना है 0 प्लस 3 इंटू रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई, अगर तीनों को ऐड करें 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बोलिए बच्चा? 0 0 0 3 रूट 3, 3 रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ 6, 2 टाइम्स ऑफ 6। सो इट इज कमिंग एज रूट 3 बाई 3 2 जा, इट इज कमिंग एज रूट 3 बाई 4। सो सेंटर ऑफ मास हमारा कितना आ रहा है बच्चा? 7a बाई 12 कॉमा रूट 3 टाइम्स ऑफ 4 आया ना? दिस इज आवर सेंटर ऑफ मास, 7a बाई 12 प्लस रूट 3 टाइम्स ऑफ रूट 3 बाई 4। चलिए देखते हैं आगे। आई होप ये आपका आंसर मैच किया होगा। चलिए फाइंड नाउ थर्ड क्वेश्चन, दिस इज फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ए फोर्स डिस्क्रीट सिस्टम। पहले 2 से स्टार्ट हुआ था, पहले आई थिंक 2 से स्टार्ट हुआ था ना? 2 से नहीं, 3 ही से स्टार्ट हुआ था, 3 से ही स्टार्ट हुआ था। तो पहला ये कैसा क्वेश्चन है? ये थर्ड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसमें 4 मास सिस्टम है। इट इज ए डिस्क्रीट सिस्टम ओनली, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg हमें दिख रहा है 4 डिफरेंट डिस्क्रीट पार्टिकल्स। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना कहां पे होगा? चलिए करते हैं। तो इसका एक्सियम क्या हो जाएगा बच्चा, बोलिए? एक्सियम क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये कितना आ रहा है बच्चा? सर तो 2a प्लस 3a, 3 टाइम्स ऑफ a ना, 3a। ओके, 4 इंटू 0, सो 2a प्लस 3a 5a डिवाइडेड बाई 4 3 7 दोनों एक 10। सो इट इज कमिंग एज a बाई 2। नाउ YCOM क्या आ जाएगा बच्चा, बोलिए? सर M1 Y1 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ए, 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू ए, 4a बाई हाउ मच? सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। सो इट इज कमिंग एज 3a प्लस 4a 7a डिवाइडेड बाई 10। तो 0.7 टाइम्स ऑफ a आया ना? तो थोड़ा इसको रिलेट करने का कोशिश करते कि ये कहाँ आ रहा है। ए अगर पूरा तो a बाई 2 मतलब आधा दूरी पे, एंड अगर ये पूरा a है तो 0.7 टाइम्स ऑफ a, कहीं यहाँ पे आ रहा है, कहीं यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास आ रहा है। हाँ है ना? आधा ज्यादा ऊपर।
आधा ज्यादा ऊपर, यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोर मास सिस्टम आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यहां ध्यान देते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहाँ पे 1 kg 2 kg 3 kg से लेके कितने तक है, n kgs है, और आपके कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 है, तो आपका x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा। सिंस ये भी दिमाग लगा सकते हैं आप सिंस बॉडीज आर लाइंग ऑन द सिंस स्ट्रेट x लाइन, सो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं x पे ही होगा, y में तो कोई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, सबका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x सेंटर ऑफ मास निकालते हैं इसका, सर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट 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 mn xn, क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। चलिए करते हैं, क्या है सर, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 3 into 3 3 into 3 plus I think n into n divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus how much up to n। तो सर अगर आप ऊपर ध्यान दोगे तो इट इज ए समीशन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर आप देखो तो इट इज ए स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो बेसिकली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन है। तो अगर आपको याद हो, मुझे एग्जैक्टली याद है शायद, समीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6, तो ये फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। आई होप ये फॉर्मूला हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। लेट मी जस्ट चेक इट आउट, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। अगर हम चेक कर ले तो, अगर मैं चेक करूं, अगर मैं चेक करूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, अगर आप देखोगे तो n इंटू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन बाई 6, आई थिंक आई एम राइट, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस वन बाई 2, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। तो सर n से n प्लस वन, n से n प्लस वन कट जाएगा, तो इट इज कमिंग नथिंग बट 4n प्लस 2, और वैसे भी 4n प्लस 2 क्यों, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 2 से 3 टाइम्स, सो 2n plus 1 divided by 3, this is our final answer। So it was a good question which was testing your mathematical skills as well as physics skill। physics में आपको बस इतना समझना था, ये x लाइन पे इसकी y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास सिंपल है, 0 हो जाएगा। क्यों, आसानी से हम बता सकते हैं बच्चा, बोलिए, क्योंकि सर y कोऑर्डिनेट सबका 0 है, तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही लाई करेगा, सिंपल सी बात है सर, ये y कोऑर्डिनेट पे जाएगा ही क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर लिया, 4, तो क्वेश्चन नंबर अब 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। The position vector of three particles of masses m1, m2, m3, position vector 1, position vector 2, position vector 3, तीनों का मास और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो सिंपल है ये सर, RCUM क्या हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोलिए, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर। क्या 3 मास का सिस्टम है, बिल्कुल 3 मास का सिस्टम है, उससे ज्यादा तो है नहीं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सर मास 1 कितना है, 1, तो 1 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 क्या, आई कैप प्लस 4 जे कैप,
आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप है सर, यस, के कैप प्लस सर M2 क्या है हमारा, M2 है 1 2 3, तो 2 है, और R2 क्या, आई 1 1 1 1, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ हमारा क्या, 2 - 1 - 2, 2 आई कैप -1 कैप -2 के कैप। चलिए कर लेते हैं डिवाइडेड बाई तीनों मास को अगर जेड है तो 1 + 2 + 3, क्या हो जाएगा सर, 1 × I 1 + 2 + 6, 6 + 2 is 8 + 1 is 9 I cap, 4 + 2 6, 6 - 3 + 3 J cap, 1 + 2 3, 3 - 6 - 3 K cap, या -3 K cap डिवाइडेड बाई 3 + 2 + 5 6, सो ये क्या आ जाएगा सर, सब 3 से डिविजिबल है, तो 3/2 I cap प्लस प्लस सर 1/2 J cap, 1/2 J cap प्लस -3/2 -1/2 -1/2 K cap, हाँ या ना। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? आई डोंट थिंक सो, ये बेसिक फॉर्मूला पे आधारित है, और यहाँ पे आपका सिर्फ टेस्टिंग स्किल ऑफ मैथमेटिक्स चेक हो रहा है कि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही ढंग से करने आता है कि नहीं। बच्चे हड़बड़ी में इन सब क्वेश्चनों में भी गलती कर जाते हैं सिली मिस्टेक्स के चलते। तो आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर कर के इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि सिंपल मिस्टेक ना हो सकता है, मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, बट मुझे भी प्रैक्टिस करती रहनी पड़ती है, करते रहते हैं हम लोग, इसलिए हमारी थोड़ी परफेक्शन आती है। आपका प्रैक्टिस के साथ ही परफेक्शन आ पाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करोगे इनमें सिंपल प्लस माइनस में गलतियां नहीं होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम लाई इन वाई जेड प्लेन, वाई और जेड वाले प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स वाई एंड जेड आपके तरफ, then the coordinate of center of mass will be 0. Is this statement is true or no? False. अगर सारा particles yz में लाई कर रहा है, then the x coordinate of the center, yes, it is true. अगर yz में लाई कर रहा है तो x coordinate नहीं होगा। I think y मेरा ये है और z मेरा ये है, तो yz plane में लाई कर रहा है, तो ये x coordinate इसका 0 हो सकता है, डिपेंडिंग। अगर x कोऑर्डिनेट 0 तब नहीं होगा जब ये x वाले 2 वाले में, जब x का पोजीशन 2 ले ले और उस yz प्लेन में, तो x का कोऑर्डिनेट 2 भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मान लीजिए yz प्लेन, y ये है और z ये है, अगर ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, तो yz प्लेन में तब 0 होगा जब आप समझो कि मान लीजिए यहां से 0,0 सिस्टम है और इस वाले प्लेन में, जो ऐसा प्लेन जो इस स्क्रीन से बाहर निकल रहा है और आपके तरफ जा रहा है, तो अगर मान लीजिए x = 2 और वहां से yz प्लेन निकल रहा है, तो x कोऑर्डिनेट वहां पे सेंटर ऑफ मास तो 2 हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है 0 ही हो, ये बोल सकते हैं कि उसका x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा अगर वो प्लेन x = 2 से पास कर रहा है, क्योंकि x तो फिक्स रहने वाला, yz है, y और z कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। तो सेंटर ऑफ मास में x कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ऑल द टाइम 0 नहीं रहेगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी 0, डिपेंड्स अपॉन नो फॉल्स। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप एक चीज समझो, मैं अगर ड्रॉ करके समझा सकूं, तो अगर मेरा ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये z कोऑर्डिनेट है, और हम एक ऐसा प्लेन बना रहे हैं, हम्म, या इसकी उल्टा बना देते हैं। मैं कैसा प्लेन का बात कर रहा हूं, जो मान लीजिए ऐसा है, समझ में आ रहा है आपको?
आई होप आई एम एबल टू रिलेट। अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो अगर मैं क्यू बना लेता हूं, चलिए यहां से अगर आप ध्यान दीजिए, ये मेरा 0,0,0 कोऑर्डिनेट है। मैं वाईजेड प्लेन की बात कर रहा हूं, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं। आप ध्यान से समझो, मैं इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ, इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस में इसकी एक्स कोऑर्डिनेट A,0,0 है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा फिक्स रहेगा ए। इस पे जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे ग्रीन वाले पे, सारे का कोऑर्डिनेट ए होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा, ए ही होगा। तो जीरो नहीं है, जरूरी नहीं है। इस सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ है। सेंटर ऑफ मास को मैं ग्रीन पोजिशन से बोला था, बट मैंने ग्रीन से शेडिंग कर रही है, तो आप मान के चलो मैं सेंटर ऑफ मास यहाँ का ही है मान लीजिए। तो क्या ये वाईजेड प्लेन में तो है, वाईजेड प्लेन में तो ये सिस्टम है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जरूरी नहीं है जीरो, ए से है। तो इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम लाइन वाईजेड प्लेन में, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स? फॉल्स। जरूरी नहीं, वो प्लेन अगर ही A,0, मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ए तो फिक्स होगा, ये ए इज फिक्स्ड। उसके बाद कुछ वाई और जेड होगा, ए इज फिक्स्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, क्या बोर्ड है? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो हमने कर रखा है, अभी टू पार्टिकल सिस्टम तो किया ही था, जिसमें सेंटर ऑफ मास m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और YCM, ये हम इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बहुत सारे कर चुके हैं। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, वी ऑलरेडी नो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हाँ, ये क्या बोल रहा है अब कि अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो ध्यान दीजिए, वी कैन कंक्लूड दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम लाई बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम। अगर दो पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होगा कि इन दोनों के लाइन पे ही कहीं होगा, जहां ज्वाइन अगर ज्वाइन किया जाए तो वो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे। तो लाइन ज्वाइनिंग देम पे ही होगा। अगर मान लीजिए मैं 5 kg का और मेरे साथ पैरेलली एक और आदमी खड़ा है 5 kg का, थोड़े दूर पे, तो सेंटर ऑफ मास बीच में। बट क्या ऑलवेज जरूरी है बीच में हो? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज बीच में हो। अगर मैं यहां खड़ा हूं और मेरे से डिफरेंट वेट का आदमी अगर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की दूरी पे है, तो कोई जरूरी नहीं है वो बीच में होगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट्स टू द हैवियर साइड। सेंटर ऑफ मास जनरली क्या, हमेशा हैवियर साइड की तरफ शिफ्टेड होता है। तो आप देख सकते हो अगर ये M2 और ये M1 है, अगर ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा M2 की तरफ शिफ्टेड है, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये M2 विल बी ग्रेटर देन M1। आराम से सोच समझ के बोल सकते हैं। सिंस, तो ये क्या बोलता है, between them joining them which divides the distance between them in the inverse ratio of their respective masses। अगर मुझे ये दूरी जाननी है तो इनवर्स रेशियो, जिधर मास ज्यादा उधर डिस्टेंस कम, जिधर मास कम उधर डिस्टेंस ज्यादा, इनवर्स रेशियो पे चलता है। तो कम ज्यादा का, अगर मास कम है तो दूरी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। Consider the two particle system of M1 M2 at a distance of r1 from each other. The center of mass C must lie between them, line joining them, obvious सी बात है। Let the distance of this particle of center of mass यहाँ से r1 हो जाए, यहाँ से r2, और उनकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या थी, r थी। तो ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला आप देख लो कि r1 की दूरी डिपेंड करता है m2 पे, m2 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिंपल सी बात है, कोई बड़ा बात नहीं है ये। ऐसे टाइप के फॉर्मूला आपको बहुत सारे मिलेंगे जो इनवर्स रेशियो पे चलते हैं। सर R2 क्या हो जाएगा? सर M1 इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये इसी पे करंट डिवाइडर लॉ भी चलता है करंट में। करंट में भी जब जा रहा है और करंट को दो रास्ता मिलता है, टू पाथ्स है, तो करंट डिवाइड होती है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस है उसमें करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। तो उसमें भी ऐसे ही टाइप का फॉर्मूला आता है कि I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट या ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला जिसमें इनवर्स तरीके से बटे, ये हम लोग करंट में और भी चैप्टर्स में देखेंगे, हाँ या ना?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था अबाउट द टू मास सिस्टम, जिसमें दो मास है तो सेंटर ऑफ मास लाइन जॉइनिंग देम बिटवीन पे ही लाई करेगा, और जो दूरी होगी वो इनवर्स होगी उसके मास के बराबर। सर अगर मेरा मास हैवियर तो मेरे से दूरी कम, अगर मास बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस बहुत कम होगा, और मास अगर कम है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7वां अगर देखें हम, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्या बोल रहा है ये? Two particle of mass m1 and m2 are located at x distance x is equal to 0 पे और x is equal to 3 पे दो मास रखा हुआ है। द फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे आसानी से हम बोल सकते हैं सर सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस x कोऑर्डिनेट होगा, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा x सेंटर ऑफ मास m1। सर ये डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, क्या पूछ रहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो निकाल लेते हैं। m1 सर m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा? 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड इट इज द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वेयर? फ्रॉम 0, 0। ये डिस्टेंस हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चा? y सेंटर ऑफ मास इसका कितना हो जाएगा? 0। y सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। It is not a formula that I should be surrounding it with the red pen. It is just the calculation part. चलिए next question. Okay, nice. Question number 8. Calculate the position of the center of mass of the system consisting of two particles. दो पार्टिकल इसमें, एक m1 है एक m2 है, 0, 0 और l2, 0 उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये l, 0। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है फ्रॉम 0, 0 से। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो जाएगा? अगर मैं m1 से देखूं तो ये m1 से x1 क्या हो जाएगा दूरी? सर x1 इज इक्वल टू जो दूरी होती है वो इनवर्स रेशियो चलती है। अगर मैं बात करूं तो m1 से कितनी हो जाएगी? तो टोटल डिस्टेंस कितना? l इनटू मास, अगर x1 पूछ रहे तो m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो टोटल डिस्टेंस l m2 बाई m1 प्लस m2। ये एग्जैक्टली क्योंकि मासेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, l का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये m1 से दूरी कितनी हो जाएगी? l m2 बाई m1 प्लस m2। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x1 से। अगर मैं x2 से डिस्टेंस पूछूं, यानी इससे डिस्टेंस पूछूं, x2 कितना हो जाएगा? सर l m1 बाई m1 प्लस m2। ये दूरी किससे होगी? लेफ्ट साइड में होगी, और x2 से डिस्टेंस होगी। आया ना? तो वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम x1 x2। आप अगर r करोगे या x करोगे तो यही वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग यहां से अगर नाप रहे हैं तो यही डिस्टेंस आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब टॉपिक आता है डिस्क्रीट मासेस के लिए तो हमने कर लिया, डिस्क्रीट मासेस के लिए तो हमने कर दिया, बट अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम रहे तो, मतलब एक रॉड रहे तो, रॉड में क्या आप अलग अलग कर सकते हो कि रॉड का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट? नो। आप डिस्क्रीट छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, स्टोन्स है, हाउसेज है, कुछ भी है जो आंख से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, वो डिस्क्रीट मास हुआ। कंटिन्यूअस क्या हुआ सर? जैसे ये पेन इज ए कंटिन्यूअस बॉडी फ्रॉम दिस लेंथ टू दिस लेंथ। सर कंटिन्यूअस मास क्या हुआ? तो ये बॉटल देखो कंटिन्यूअसली यहां से यहां, क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। सर ये मोबाइल या रेक्टेंगुलर प्लेट, ये भी क्या है? सर ये भी एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। सर ये रिमोट क्या है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। तो ये ऑल बॉडीज आर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। सर जहां पे समेशन था, हमको फिजिक्स में कैलकुलस, मैथमेटिक्स का पार्ट कैलकुलस, फिजिक्स में क्या बताता है कि जहां भी समेशन था वहां क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन। ये हम लोग देख चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। तो जो भी समेशन का फॉर्मूला था, याद करो समेशन का फॉर्मूला क्या था? समेशन m1 r डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ mi। तो जहां भी समेशन था वहां इंटीग्रेशन आ जाता है, दैट इज r डॉट dm। m के बदले dm, r के बदले r, डिवाइडेड बाई m के बदले क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ dm। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके लिए फिर घेर तो रहा हूं, फिर से लिख भी देता हूं। सर r सेंटर ऑफ मास इज नथिंग इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू dm, छोटे छोटे dms और r, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm।
पहला फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हालांकि फॉर्मूला से उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कि सर इसको करेंगे कैसे, वो तो आपको न्यूमेरिकल से ही बताऊंगा मैं। बट समझने की बात है कि बहुत बड़ी मास है, तो उसका आर सीएम सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां मान लेते हैं, तो उसकी पोजीशन वेक्टर आर होगी। सर उसको निकालते कैसे, तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं। इससे पहले हम लोग जोड़ रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे और समेशन कर रहे थे, अब इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। सर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एक्स डॉट डीएम, डीएम उसकी एक्स पोजीशन इंटीग्रेशन, छोटे छोटे अगर डीएम को मैं इंटीग्रेट करते जाऊं विद देयर रेस्पेक्टिव एक्स पोजीशन, तो मुझे पूरा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय डीएम। सब में तो डीएम नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि याद करो सारे फॉर्मूला में m1 x2 m1 x1 m1 m2 m3 था, डिनोमिनेटर में तो डीएम तो आएगा ही। सर वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, आप सोचो सर, वाई डॉट छोटा सा डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, m1 y1 m2 y2 उसी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और कुछ नहीं सर। जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डॉट डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है, बस उसी के लिए इंटीग्रेशन लग गया। पहले क्या था, समेशन था, पहले क्या था, समेशन था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज यू विल यूज दिस फॉर्मूला एवरीवेयर इन दिस चैप्टर। तो ये फॉर्मूला तो चलेगा ही चलेगा, चारों फॉर्मूला है, रटना नहीं है, लॉजिकल है, आपको याद हो ही जाएगा। दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। समटाइम्स, पहले समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। समटाइम्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इस बॉडी की हम मास देखें तो जैसा एक एक पार्ट का मास देखते जाए तो वो बराबर नहीं हो सकता है ये आगे जाते जाते ज्यादा हैवी होते जा रहा है। अगर कोई बॉडी दो डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, कंपोजिट है, तो दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो मान लीजिए आधा दूर ये कॉपर से बना हुआ है, फिर एल्युमिनियम से, फिर स्टील से, फिर आयरन से, फिर डिफरेंट डिफरेंट मासेस का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मासेस डिफर कर रही है, अगर यूनिफॉर्म नहीं, इन दैट केस वी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस मास इज इन टर्म्स ऑफ देयर डेंसिटी। अगर मास हर वक्त बदल रहा है तो हम लोग डेंसिटी से बनाना चाहिए। अगर बॉडी एक ही बॉडी से बना हुआ है, एक ही स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तब तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं इससे पहले जो एग्जांपल लिया, आयरन, कॉपर, सिल्वर, तो डेंसिटी बदल जाएगी। बट अगर मान लीजिए सिर्फ आयरन से बड़ा हुआ है और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये आयरन इसमें ज्यादा इंग्रेव्ड है या ज्यादा इसमें डाला हुआ है, तो आयरन के चलते इसकी मास आगे हैवी होती जा रही है। तो पूरा बॉडी एक ही बॉडी से बना हुआ है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी। हालांकि आगे बढ़ने पे क्या चेंज कर रहा है, मास। तो मास चेंज कर सकता है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है if the material is made from if the body is made from single material, if body is made from if the body is made from single material, सिंगल एक मटेरियल से बना हुआ है, सिंगल मटेरियल, सिंगल मटेरियल से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ मास डेंसिटीज। तो किस तरह के मास डेंसिटीज होते हैं, पहले होता है लीनियर मास डेंसिटी। पहला क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब इफ वी टेक एन एलिमेंट ऑफ मास छोटी सी एम डी एम हैविंग लेंथ dx, कितना छोटा सा dx उसका लेंथ है। तो अगर ये टोटल लेंथ आपका l है, हमने छोटा सा ये एलिमेंट लिया कितना dx लेंथ का, इसकी मास कितनी होगी, dm होगी। छोटे से टुकड़े की मास तो छोटा ही होगा डीएम, और वो डीएम क्या होता है, लैम्डा डीएक्स। कैसे सर, तो सर पूरे लेंथ के लिए मास कितनी होती है, एम, तो 1 यूनिट के लिए मास कितनी हो जाएगी, एम बाई एल। तो डीएक्स लेंथ के लिए मास कितनी हो जाएगी, एम बाई एल इंटू डीएक्स। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा। मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा बोलते हैं, और इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूरे पार्ट को क्या बोल सकते हैं सर, डीएम, छोटा सा मास, बड़े वाले का मास 1 यूनिट का मास, छोटा सा डीएक्स का मास डीएम। तो लैम्डा डीएक्स या एम बाई एल टाइम्स ऑफ डीएक्स, तो ये आसानी से लिखा जा सकता है।
वी कैन राइट द मास ऑफ एलिमेंट dm एज लैम्डा dx। हमेशा किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा dx। सो टोटल मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो dm के बदले हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा dx रख सकते हैं। तो अगर पूरा मास निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dm कर देंगे और dm के बदले लैम्डा टाइम्स ऑफ dx कर देंगे। तो ये तरीके से हम पूरा मास निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दोगे तो छोटा सा टुकड़ा, अगर यहां ध्यान दो तो मास इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 πr, मास पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। अगर छोटे से टुकड़े का मास अगर हम बात करें तो लैम्डा है। सबसे छोटे से टुकड़े का बात करें तो सबसे छोटा सा टुकड़ा का मास कितना है, डीएम है। और वो डीएम होता कितना है, डीएम होता है लैम्डा डीएक्स। तो अगर हम इंटीग्रेट करें तो लैम्डा तो मास पर यूनिट लेंथ है, अगर मैं इंटीग्रेट करते जाऊं तो टोटल मास क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू 2 πr। डीएक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 πr आ जाएगा, डीएक्स 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 डीएक्स, तो टोटल 2 πr हो जाएगा। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ये हो गया लीनियर मास डेंसिटी, जहां पे मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ वाइज, अलोंग द लेंथ वाइज, हाँ या ना। लीनियर मास डेंसिटी के लिए जो वेरिएबल यूज करते हैं लैम्डा, लैम्डा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे आने वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम लोग देखेंगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए भी लैम्डा से ही डिनोट करेंगे। एरिया वाइज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इफ वी टेक एन एलिमेंट ऑफ मास m, छोटा सा अगर मास m लेते हैं, वी हैव एन एरिया, एरिया क्या कितना है a। अगर छोटा सा मास लेते हैं एंड एरिया क्या है a है, देन एरियल मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा। एरियल मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, सो सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया को कहते हैं सिग्मा। सिग्मा इज नथिंग बट मास पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। मास पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो छोटे छोटे टुकड़ा को हम डीए से डिनोट करते हैं, उसका मास क्या होगा, डीएम होगा। छोटे छोटे मास एरिया को डीए से डिनोट करते हैं। चलिए वी कैन राइट द एलिमेंट, वी कैन राइट द मास ऑफ ईच एलिमेंट। छोटा सा डीएम का अगर मास हम देखें तो सिग्मा टाइम्स ऑफ डीए लिख सकते हैं। कैसे सर, तो पूरे एरिया का मास कितना है, एम। तो 1 यूनिट का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। तो छोटे से अगर मैं एरिया डीए का बात करूं, उसका एरिया का कितना हो जाएगा सर, एम बाई एरिया इनटू क्या हो जाएगा, डीए। इसको हम लोग लिख सकते हैं मास पर यूनिट को सिग्मा इंटू डीए। ये भी तरीका है लिखने का। ये सब यूनिटरी मेथड है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो अगर मुझे इसका टोटल मास निकालना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम का मतलब सिग्मा डीए करेंगे। तो इसका पूरा कितना आ जाएगा, सिग्मा बाहर निकाल दो, छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो स्फीयर है तो 4 πr² आ जाएगा। या अगर ये सिर्फ डिस्क है, अगर डिस्क या सर्कल है तो छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, πr²। छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, πr²। अब होता है मास व्हेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3D बॉडी, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी मतलब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ पे ये सिलेंडर है। चलिए चेक कर लेते हैं सर। इफ वी टेक एन एलिमेंट ऑफ द मास m हैविंग वॉल्यूम v, द छोटे से dv से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना होगा, ये टुकड़ा क्यूबिकल फॉर्म में। देन वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। तो एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। ये तीन चीजें, ये लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर, एरियल, एरियल, और तीसरा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक रो, रो इज वॉल्यूमेट्रिक मास। देन वी कैन राइट दैट छोटे से डीएम क्या हो जाएगा, छोटा सा डीएम हो जाएगा जो रो होता है, रो इंटू छोटी सी डीवी। और उसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे मास मिल जाएगा, टोटल मास। तो इस स्फीयर का मास क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ इंटू रो। 4/3 πr³ इंटू रो। 4/3 πr³ क्या है, is the total area volume of this body into mass per unit volume, तो total mass आ जाएगा। So in this way we can find out the different
स्ट्रक्चर्स का मास बाय यूजिंग द एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप कैसे कैसे नेचर के हो सकते हैं? अगर लीनियर है तो छोटा सा dx होगा, अगर एरियल है तो छोटा सा dA होगा, अगर वॉल्यूमेट्रिक है तो छोटा सा dV होगा। आपको और क्लैरिटी इस टॉपिक पे अभी आएगी, जब मैं इसकी न्यूमेरिकल्स करूंगा तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या है। सो वी हैव सम स्पेशल केसेस। क्या दिया हुआ है? ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारा एक्स सी एम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई डी एम। ओके, केस वन, लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे आप निकाल के बताओ क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, मान लीजिए वो क्या कह रहा है, आप मुझे सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाओ। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी ऑफ रॉड, लेंथ एल एंड मास एम, इसकी लेमडा डीवी है। ठीक है, इसका लेंथ एल है, मास एम है, इसका निकाल के दिखाओ क्या सेंट। अगर कब, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेमडा इसका कांस्टेंट, क्या है बच्चा? लेमडा इसका कांस्टेंट। तो अगर लेमडा कांस्टेंट है, चलिए करते हैं। तो मुझे नहीं पता, देखो कैसे किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th क्लास स्कूल क्लास एग्जामिनेशन। 11th के स्कूल एग्जामिनेशन में ये पूछता है हमारा रॉड का लेंथ कितना है बच्चा। ये मेरा रॉड एल एम लैम्डा, मान लेते हैं एक्स लेंथ पे, क्या एक्स लेंथ पे, एक्स दूरी पे छोटी सी स्ट्रिप है dx लेंथ का। कितने लेंथ का? dx। तो मेरा क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। अगर ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स को हम ऐड करते जाए, दैट इज, अगर मुझे x निकालना, x सेंटर ऑफ मास, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे ये dx, जिनकी मास, इनकी दूरी x इंटू छोटे छोटे dm। ये छोटे छोटे dx की मास अगर हम ले ले, किससे डिनोट कर दे सर? इसकी मास कितनी हो जाएगी? dm। एक्स डीएम, अगर ये छोटा छोटा स्ट्रिप को हम ऐड करते जाए, क्योंकि ये रॉड छोटे छोटे डिस्क्रीट बॉडी से मिलकर बना है, चिपक चिपक के बना है, तो वो छोटा छोटा डिस्क्रीट बॉडीज क्या हो जाएगा? dx लेंथ का, जिसकी दूरी कितनी है? m1x1, उसकी दूरी x है, उसकी मास कितनी है? dm है। तो इंटीग्रेट कर दे, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm यूज कर ले। सर ये स्ट्रिप स्टार्ट कहां से होगा? यहां से होगा, जुम करके यहां तक जाएगा। कैसे जाएगा? जुम, खत्म। तो उसकी शुरुआत की लेंथ 0 है, x कितनी होगी? 0 से लेंथ l, सर 0 से लेके l तक, x dm, हाँ या ना? अब बात यह है कि ये dm को हम क्या लिख सकते हैं? तो dm अभी हमने देखा था, dm इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। dm इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dx, अभी हमने देखा था। da इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ dm। और आपका छोटी सी dm वॉल्यूमेट्रिक में क्या हो जाएगा? सिग्मा। तीन चीज चलता है। लीनियर में क्या होता है? लीनियर के लिए याद रखिएगा, छोटा सा मास इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। छोटी सी मास फॉर एरियल क्या हो जाएगा? dm इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए। समझ में आ रहा है? m1 उसकी दूरी, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा dm कितनी हो जाएगी? बाय एरिया, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया इनटू, अगर हम देखें तो इनटू मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इनटू 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 एरिया, एरिया से करेंगे तभी तो आएगा सिग्मा डी ए। ठीक है कि नहीं? और वॉल्यूमेट्री कितनी हो जाएगी बच्चा? वॉल्यूमेट्री कितनी हो जाएगी सर? डीएम इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रो इनटू डीवी। रो डीवी क्या हो जाएगा? रो डीवी। अगर आप देखोगे तो रो आपका क्या आ जाएगा? रो डीवी, और उसका एरियल में क्या आ जाएगा? देखो, सिग्मा डीए, और इसमें कितना आ जाएगा? लेमडा डीएक्स। तो हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि अगर लेमडा हमारा कांस्टेंट है, तो यानी लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में?
यानी हर जगह पे मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि लैम्डा की वैल्यू सम कांस्टेंट है। हर छोटे छोटे मासेस का मास मान लीजिए 5 kg है, तो हर छोटे छोटे एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हर छोटे छोटे मास का जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लेंथ चेंज कर रहा है, तब तो बात अलग हो जाएगी। अभी लैम्डा कांस्टेंट है, तो चलिए तो यूज करते हैं। सर क्या हो जाएगा? एक्स के बदले क्या डाल देंगे? एक्स तो एक्स रहने देंगे, डीएम के बदले क्या डाल देंगे? लैम्डा इंटू डीएक्स, 0 से लेके एल तक डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम के बदले क्या डाल सकते हैं? लैम्डा डीएक्स। कहां से कहां तक? 0 से लेके एल तक। चलिए सर, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, तो लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक्स डॉट डी एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां? 0 से लेके एल तक, डिवाइडेड बाई, सर लैम्डा इज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स, और कहां से कहां तक? 0 से लेके एल तक। सर लैम्डा लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा, और आप अगर पुट करिएगा तो ये क्या आ जाएगा? सर एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एल माइनस 0, तो ये एल बाई 2 आ जाएगा। आना भी चाहिए था कि सर अगर मास कांस्टेंट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए था? बीच में, और देखिए आ भी रहा है एल बाई 2 बीच में। तो ये इंटीग्रेशन करके एकदम सही आया है। ये इंटीग्रेशन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर ये इंटीग्रेशन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप स्कूल में एग्जामिनेशन में ये चीज नहीं लिख पाओगे, और ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। ऐसा नीट में भी आजकल आ रहा है, नीट में जेई में तो आ ही रहा है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस। इसी तरीके से अगर देखोगे ये पहला केस में एल बाई 2 आया। दूसरे केस में लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट टाइम्स ऑफ एक्स, ये लेके चलते हम लोग। दूसरे केस में लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट टाइम्स ऑफ केस 2। लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट कांस्टेंट इनटू एक्स, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा पोजीशन मास ज्यादा होते जा रही है। सर बातें नहीं समझ में आई, देखिए क्या बोल रहा है ये। सर जैसे जैसे आ, आगे बढ़ता जा रहा है इसकी मासेस मासेस नहीं मास बढ़ती जा रही है। थोड़ा दिमाग लगाइए। 0 पोजीशन पे डिस्टेंस 0, जस्ट 1 2 3, तो 1 इंटू लैम्डा नॉट, 2 इंटू लैम्डा नॉट, 3 इंटू लैम्डा नॉट, बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रहा है। तो आपको लैम्डा दिया हुआ है, और तो चलिए करते हैं। मान लीजिए फिर से वही चीज है, एक्स दूरी पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ कितना है? dx, और उसकी 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 मास कितनी है बच्चा? उसकी मास कितनी है? dm। अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? सर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एम करता हूं, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम करता हूं, तो वो क्या आ जाएगा? x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सर x के बदले तो x दूरी है ही, dm के बदले क्या लिख सकते हैं? सर लैम्डा इंटू dx लिख सकते हैं। हम लोग अभी बार बार देख रहे हैं कि dm क्या होता है? dm इज इक्वल टू लैम्डा, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। अगर dm इज इक्वल टू सिग्मा da, dm इज इक्वल टू रो इंटू dv, ये आपको प्रैक्टिस करना है। डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ छोटा मास क्या हो जाएगा? सर लैम्डा डॉट dx। लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ, और dx छोटा सा dm हो जाएगा। छोटे से टुकड़े का मास कितना? मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। अगर हम चेंज करें तो ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना? 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बच्चा? बोलिए। एक्स की वैल्यू तो एक्स रहने दीजिए, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए लैम्डा नॉट टाइम्स ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, कहां से कहां? 0 से लेके एल तक, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट इंटू एक्स, कहां से कहां? 0 से लेके एल तक। तो अगर मैं ये देखूं तो लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा 0 से लेके एल तक, डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट नीचे में इसमें भी बाहर आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, लिमिट 0 से लेके एल तक। सर लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट कट जाएगा, और क्या आएगा अपना? बोलिए। सर एल क्यूब अपॉन 3 एल स्क्वायर अपॉन 2। सर एल स्क्वायर से एल कट जाएगा, इट विल बिकम 2l अपॉन 3,
2L/3 इज द डिस्टेंस, यानी 0.66 पॉइंट्स ऑफ L, यानी आधा दूरी से थोड़ा आगे होगा, क्योंकि राइट साइड में मास बढ़ता ही जा रहा है। तो थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ ना, अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो बीच में होगा, बट जैसे जैसे इधर का मास हैवी होते जा रहा है तो वो शिफ्ट होकर कहीं इधर नहीं आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आराम से आ जाएगा, आना भी चाहिए क्योंकि राइट साइड का मास ज्यादा है। आप इसको अगर चेक करोगे तो 12/3 ही आया होगा, 12/3 आया ना। तीसरा अगर देखोगे तो तीसरा सिनेरियो क्या है, केस 3, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू केस 3, ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि सर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल लेंथ, एल लैम्डा नॉट एंड एल आर द कॉन्स्टेंट्स। सर ये एक्स स्क्वायर मतलब जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ते जा रहा है मास और हैवी होते जा रहा है, तो इस केस में कहाँ लाई करेगा, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन यूज करना, नथिंग एल्स। तो हम इसमें इंटीग्रेशन आराम से यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो कि बीच में लाई करेगा कि साइड में लाई करेगा कि कितना दूर, आपको एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। फिर लैम्डा दिया हुआ है, तो सर फिर से क्या करेंगे बोलो। सर यहाँ सेम चीज करेंगे, एक्स दूरी पे हम क्या ले लेंगे, छोटा सा dx स्ट्रिप ले लेंगे, उसकी मास कितनी ले लेंगे मुझे नहीं पता, उसका मास छोटा सा dm होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 m2 x2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m1 x1, छोटी सी मास उसकी दूरी x, अगर सारे को इंटीग्रेट कर दें, डिवाइडेड बाय छोटी सी मासेस को, छोटी सी मास नहीं मासेस को इंटीग्रेट करते जाएंगे तो पूरी मास मिल जाएगी। चलिए क्या हो जाएगा बोलिए सर, और ये dm के बदले क्या रख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ dx इज dm डॉट x डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। सर ये स्ट्रिप जो है वो कहां से कहां रन होगी तो पूरा रॉड कवर हो जाएगा, 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक। समझ के पढ़िए तब आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगर लैम्डा कांस्टेंट होता तो डालते, यहाँ लैम्डा का वैल्यू कुछ गंदा दिया हुआ है, तो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल टाइम्स इनटू ओरिजिनल अपना x डॉट dx दिया हुआ है जो कि 0 से लेके L है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट बाई L एक्स स्क्वायर डॉट dx, ये dx है कहां से कहां तक लेके 0 से लेके L तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैम्डा नॉट बाई एल, लैम्डा नॉट बाई एल तो कांस्टेंट है, तो ऊपर में भी लैम्डा नॉट बाई एल बाहर आ जाएगा, सर नीचे में भी बाहर आ जाएगा लैम्डा नॉट बाई एल, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, 0 से लेके एल तक, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स कहां से कहां तक, 0 से लेके एल तक। ओके तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप बताइएगा तो क्या आ जाएगा सर, ये पार्ट तो कट जाएगा, लैम्डा नॉट बाई एल, लैम्डा नॉट बाई एल कट जाएगा, क्या बचेगा सर, एक्स टू द पावर 4/4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके एल तक आया ना। तो सर क्या आ जाएगा बोलिए, एल टू द पावर 4 बाई 3 टाइम्स बाई 4 टाइम्स ऑफ एल क्यूब, क्या आ जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ एल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कितना होगा सर, 0.75 टाइम्स, ये और आगे हो जाएगा, कहीं और आगे होगा, इससे पहले 0.66 आया था, अब 0.75 आ रहा है। इट इज गेटिंग इंक्रीजिंग बिकॉज डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, एक्स स्क्वायर टर्म्स में मासेस आगे बढ़ते जा रही है, तो और भारी होते जा रहा है जैसे जैसे आगे होगा। अगर आप पीछे देखोगे, लैम्डा 3 केस 3 हमने सॉल्व किया, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एल, तो इसको सॉल्व किया तो 3L/4 आपका आ रहा है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या केस 4, लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, आपके लिए मैं सॉल्व किए जा रहा हूं, आपको खुद से ट्राई करना, प्लीज एवरीबॉडी पॉज द वीडियो। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आपका केस नंबर 4 है। दिस कैन बी आस्क्ड टू यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इन जेई और नीट, दोनों में पूछा जा सकता है, स्कूल एग्जामिनेशन में भी बहुत आती है, सो प्लीज फोकस इट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल। तो आपको क्या करना है सर, पहले मैं रॉड बनाऊंगा, रॉड, चलो मैंने रॉड बना दिया जिसका मुझे लैम्डा दिया हुआ है, तो आपको क्या होता है, एक्स पोजीशन क्या होता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ m1 x1, m1 के बदले छोटी सी dm इंटू पोजीशन उसकी x ले लेंगे, तो हम लोग मान लेते छोटी सी डिस्टेंस x पे, मतलब x डिस्टेंस पे छोटा सा स्ट्रिप मिलेगा,
कितना सर dx लेंथ का स्ट्रिप मिलेगा, उसकी मास कितनी होगी बच्चा, dm होगी, उसकी मास कितनी होगी, dm, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। सर dm का वैल्यू क्या होता है, छोटी सी dm इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dx इंटू x आ रहा है डिवाइडेड बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। सर कहां से कहां, तो सर जीरो से लेके l तक, जीरो से लेके l तक। अब कुछ नहीं करना है, लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए, लैम्डा इज ax प्लस बी टाइम्स ऑफ x था इंटू dx डिवाइडेड बाई सर ax प्लस बी टाइम्स ऑफ dx। सर कहां से कहां, जीरो से लेके l तक, जीरो से लेके l तक। अगर मैं देखूं तो इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा सर, ए एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ डी एक्स, बी टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डॉट डी एक्स। एक ए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किए, एक बी एक्स को कहां, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं यहां नीचे देखूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डॉट डी एक्स कहां से कहां, जीरो से लेके एल तक प्लस बी डॉट डी एक्स, बी डॉट डी एक्स कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक, हाँ या ना, ये आपको करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखते हैं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब बाई 3 जीरो से लेके एल तक प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 जीरो से लेके एल तक डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2 जीरो से लेके एल तक प्लस बी एक्स कहां से कहां, जीरो से लेके एल तक। सर ए एक्स एक बार पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इट इज कमिंग हाउ मच, ए एल क्यूब अपॉन 3 प्लस बी बाई 2 एल स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई ए बाई 2 एल स्क्वायर प्लस बी एल। अगर मैं इसके में एल अगर हटा दूं तो एल हट जाएगा, तो आंसर इज कमिंग एज व्हाट सर, ए बाई 3 एल स्क्वायर प्लस बी बाई 2 एल डिवाइडेड बाई, अगर मैं a बाई 2 एल लिखूं प्लस b लिखूं, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एक बार चेक करते हैं, यही आंसर है। ए अगर एलसीएम ले लेंगे तो यही आ रहा था शायद, ए 2a एल स्क्वायर, अगर एलसीएम से लेके बना ले तो, अगर इसको एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, 3 2 का 6, तो 2a एल स्क्वायर प्लस 3bl, हाँ सही, सेम आ रहा है, सेम आपको देखोगे तो सेम मैच कर रहा है। सो यू नीड टू सॉल्व इन ए वेरी बेटर वे, और यहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते, अगर सिली मिस्टेक्स किया तो आपकी गलती हो जाएगी, हाँ या ना। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं देखते हैं। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन गिवन, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है, अगर मुझे याद करने दो तो क्वेश्चन नंबर अपने लोग, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखने दो हमने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर ओके, तो ये 31 था, हमने ये सॉल्व किया। आई थिंक वी मिसप्लेस दैट क्वेश्चन समवेयर, कोई बात नहीं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो नीचे चला गया क्या, नहीं वो यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। If linear mass density of the rod is given, L as varies as x as L is equal to 2x, लेंथ दिया, लैम्डा दिया हुआ है हमारा, लैम्डा, ये तो अब बच्चा जैसा प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मास जो है, जैसे जैसे x बढ़ेगी, क्योंकि x आगे बढ़ेगा तो लैम्डा भी हमारा 2 टाइम्स ऑफ x होता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है मास पर यूनिट लेंथ। सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, तो फिर से वही काम करिए, आप क्या करोगे बोलो सर, x दूरी पे
मुझे एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेनी है जिसकी लेंथ dx है और उसकी मास कितनी होगी मुझे नहीं पता, बट मान लेते हैं dm। तो हम लोग जानते हैं कि x dm क्या होता है सर, कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ m1 x2 m1 x2, m मतलब ये और x मतलब ये, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा dm m1 m2 m3 m4। सर उस छोटे से मास को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ dx, डिवाइडेड बाय छोटे से मास को क्या लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। लेकिन लैम्डा टाइम्स ऑफ dx के बाद एक x छूट जाता है, x। तो ये सिली मिस्टेक मत करिएगा 0 से लेके l तक। सर अगर ये करे तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा मीन्स 2x डॉट यक्स डॉट dx। सर आप अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, 2x x स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं? कंसेप्ट है, लैम्डा क्या है, कंसेप्ट है लिखने का तरीका ताकि गलती ना हो। लैम्डा का वैल्यू 2x दिया हुआ है और पहले से मेरे पास एक x था, नीचे में नहीं लिखेंगे, नीचे में सिर्फ 2x डॉट dx लिखेंगे क्योंकि कोई x नहीं था। 0 से लेके l, 0 से लेके l। तो अब इंटीग्रेट कर दो ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब लिखने में कितना ही टाइम लगता है, बोर्ड्स में या स्कूल के एग्जामिनेशन में आपको ढंग से लिखना पड़ेगा। 2x डॉट dx 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक इंटीग्रेशन करेंगे 2 टाइम्स ऑफ x का पावर 4/4 0 से लेके l डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर बाय 2। x क्यूब नहीं होगा, x स्क्वायर होगा ना, ये गलती है। x 2x स्क्वायर डॉट dx, ये x 2x क्यूब बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर बाय 2, 0 से l, 0 से l, 2 से 2 कट गया, आई थिंक कॉमन है, तो ये क्या आ रहा है l क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा 2l अपॉन 3, 2l अपॉन 3, 2 टाइम्स ऑफ l अपॉन 3 आया ना, 2 टाइम्स ऑफ l अपॉन 3। चलिए ये हमारा था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आपका यूनिफॉर्म, या आज के लिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ये था, आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी मासेस के बारे में देखेंगे, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी देखेंगे और मास मैन प्लैंक प्रॉब्लम्स देखेंगे कि अगर एक आदमी इधर शिफ्ट होता है, एक आदमी इधर शिफ्ट होता है, तो सेंटर ऑफ मास कितने से शिफ्ट हो जाएगा, वैसे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। एंड देन इट विल टेक अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स, और ये अच्छे से कोलिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कोलिजन हम लोग इसी में करेंगे, कोलिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल फिजिक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन हर जगह आती है। सो वी विल कवर दैट थिंग एज वेल इन दिस चैप्टर। धीरे धीरे करते हैं, आप मन लगा के क्वेश्चन बनाइए, प्रॉब्लम होता है उसको नीचे दिए गए इंस्टाग्राम टेलीग्राम के चैनल पे आप उसको पोस्ट करिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। और अपना ख्याल रखिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखते हुए।